अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अब्दुर रहमान हूं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई गलती की। हम पूर्व चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए सवालों को देखेंगे। जिनपिंग के गुप्त पत्र में भारत के लिए क्या हुआ यह जानेंगे। पीएम मोदी के जापान चीन दौरे की खास बातें जानेंगे। और गुलशान न्यूज के अंत में हम मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान की खबर देखेंगे। लेकिन दिन की इन बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भिक्षा मुक्त मिजोरम, राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल विधानसभा में पास। भारत सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटा दिया। केजरीवाल ने इस फैसले को किसानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 100% शुल्क लगाना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर 619 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूरोपीय संघ की डेलीगेशन बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। युद्ध में यूक्रेन कमजोर हो रहा है। शेयर बाजार लाल निशान पर। सेंसेक्स 1705 अंक गिरकर 80,080 पर बंद। निफ्टी 211 अंक गिरकर 24,500 पर बंद। ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में राहुल तेजस्वी की मतदाता अधिकार यात्रा से पहले बीजेपी बौखलाती नजर आ रही है। और अब जब यात्रा धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है, अचानक इसमें बदलाव किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी है। मतदाता अधिकार यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की सड़कों पर नजर आए। लेकिन इस बार राहुल गांधी खुली गाड़ी की बजाय बंद गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। उन्होंने कार से ही लोगों से संवाद किया। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान भारी भीड़ जुटी। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के प्रवेश के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा मोतिहारी में है। 3 पाकिस्तानी आतंकी रक्सौल, मोतिहारी से नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में दाखिल हुए। इसी कारण राहुल गांधी की यात्रा के कार्यक्रमों में कई बदलाव किए गए। राहुल गांधी सीतामढ़ी में हैं। वह कैंप से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे। बीच में कई जगह उनके स्वागत के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन राहुल वहां नहीं रुके। मंदिर दर्शन के बाद का रोड शो भी रद्द कर दिया गया। मोतिहारी में पैदल यात्रा का भी कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उसे अनुमति नहीं दी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए राहुल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इसी बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के समापन कार्यक्रम को भी बदल दिया है। अब यह यात्रा आम सभा से नहीं बल्कि कार्यालय से समाप्त होगी। राहुल की यात्रा 8 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में कार्यालय से समाप्त होगी, जिसमें महागठबंधन के कई बड़े नेता और समर्थक शामिल होंगे। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की साजिशों की खबर भी सामने आ रही है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पटना महानगर कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने कराई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। बीजेपी पर आरोप है कि वे राहुल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता अधिकार यात्रा ने उनकी नींद उड़ा दी है। इसके बावजूद चुनावी कदम थम नहीं रहे। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठीं। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि बिना राज्य सरकार की अनुमति किसी भी बंगाली नागरिक के अधिकार नहीं छीने जा सकते। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव मनोज पंत को निर्देश दिया है कि ईआरओ और एआरओ के आवेदन जल्द पूरे किए जाएं और खाली पद भरे जाएं। इस पर ममता बनर्जी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अन्य राज्यों से 500 से अधिक टीमें बंगाल भेजी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहे हैं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए ममता ने स्पष्ट कहा, चुनाव अधिकारी का अधिकार सिर्फ चुनाव के 3 महीने तक है, पूरे साल नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे यह जांच लें कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। आपको पता है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता पंजीकरण की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वह बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग की योजना को सफल नहीं होने देंगी। विपक्ष पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन शुरू कर चुका है। यहां तक कि पूर्व चुनाव आयोग भी अब आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है। खासकर जिस तरह 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उस पर चिंता जताई जा रही है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर अब खुद चुनाव आयोग के अधिकारी ही सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग से सवाल किया था कि वोट चोरी के आरोपों की जांच क्यों नहीं हो रही। अब पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी एसआईआर पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग 2003 की सूची को आधार बनाकर SIR कर रहा है। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि 2003 में बिहार में SIR शुरू हुआ था, तो उसके नियम क्या थे। अगर उन नियमों की सूची भी जारी कर देता तो विवाद नहीं होता। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम स्थायी रूप से काट दिए गए क्योंकि वे अन्य जगह चले गए, उन्हें पहले सूचित करना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोग मजदूरी का जीवन जीते हैं और लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस तरह उनका वोट एक ही जगह होता है। लवासा ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी है। लवासा ने सवाल उठाया कि जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया, उन्हें मृत या स्थायी रूप से कहीं और जाने वाला कैसे मान लिया गया, जबकि घर घर सर्वेक्षण या क्षेत्रीय जांच जैसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई। क्या चुनाव आयोग ने किसी अधिकृत रिकॉर्ड का सहारा लिया या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित रहा? अगर चुनाव आयोग सिर्फ डुप्लीकेशन और मृत मतदाताओं को हटाने में सफल हुआ है, तो इसके लिए हर मतदाता को क्यों परेशान किया गया? यह साफ है कि SIR प्रक्रिया पर अब चुनाव आयोग हर तरफ से घिर गया है। अशोक लवासा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट के चुनाव पर भी हैं। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का चुनाव होगा। नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चुनाव की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव नजदीक आ रहा है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बार 7 वोट पिछले चुनाव से कम होंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट खाली है, जबकि राज्यसभा में 6 सीटें खाली हैं। इनमें झारखंड की 1 सीट, जम्मू कश्मीर से शिबू सोरेन की अनुपस्थिति वाली सीट और आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद पंजाब की 1 सीट शामिल है। यह लगातार तीसरी बार होगा जब जम्मू कश्मीर के सांसद किसी बड़े चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे पहले 2022 में राष्ट्रपति चुनाव और उसी साल उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा हुआ था। 15 फरवरी 2021 के बाद से जम्मू कश्मीर से कोई राज्यसभा सांसद नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य वोट डालते हैं। कुल 748 सीटें होती हैं। 7 सीटें खाली होने के कारण सिर्फ 741 सदस्य मतदान कर पाएंगे। जीत के लिए 351 वोट चाहिए। NDA के पास लोकसभा में 293 वोट और राज्यसभा में 131 वोट हैं। इस तरह उनके कुल 422 वोट बनते हैं। NDA ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है और विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। अब सबकी नजरें 9 सितंबर के चुनाव और उस दिन आने वाले नतीजों पर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी दिलचस्पी बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजर है। राज्यसभा और लोकसभा में बिलों पर सहमति से जुड़े राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि राज्यों की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। तो इस सुनवाई के दौरान क्या हुआ, यह हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। राष्ट्रपति के रेफरेंस से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अनुच्छेद 32 के तहत राज्य सरकारों को लिखित याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, राज्यों के लिए नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्य सरकार अपने फैसलों के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि राष्ट्रपति यह जानना चाहते हैं कि क्या राज्यों के पास ऐसा कोई अधिकार है। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्य सरकार अपने फैसलों के लिए अदालत को उत्तरदायी नहीं होते। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार या राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोककर रखने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान को पारित करने की प्रक्रिया जितनी जल्दी पूरी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। अगर किसी विधेयक को सालों तक रोका जाए तो संविधान के शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सिंघवी ने यह भी कहा कि किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकने का राज्य सरकार का अधिकार संवैधानिक इच्छा के खिलाफ है, क्योंकि इससे उनकी शक्तियां अनुच्छेद 200 की सीमा से आगे बढ़ जाती हैं। यह मामला तब और महत्वपूर्ण हो गया जब 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे, जो अनुच्छेद 200 और 201 है। 8 के तहत राष्ट्रपति और राज्य सरकार की शक्तियों से जुड़े हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सभी दलीलें
राष्ट्रपति और राज्य सरकार को किसी भी विधेयक को लंबे समय तक रोकने से संबंधित थीं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब भारत और चीन भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक गुप्त पत्र सामने आया है जो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। तो इस गुप्त पत्र में क्या है, यह जानने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक पत्र वैश्विक राजनीति में हलचल मचा रहा है। अमेरिका को टैरिफ युद्ध में हराने के लिए शी जिनपिंग ने भारत को एक गुप्त पत्र लिखा था, जो 5 महीने बाद सामने आया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस पत्र में शी जिनपिंग ने भारत से अपील की थी कि वह इस लड़ाई में शामिल हो और अमेरिका के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध चल रहा था। शी जिनपिंग इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे भारत से संपर्क किया। वह इस पूरे मामले को गुप्त रखना चाहते थे। पत्र में उन्होंने कहा था कि अमेरिकी व्यापार समझौता चीन के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि भारत ने जून 2025 तक शी जिनपिंग के इस गुप्त पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह चीन ने अमेरिका के खिलाफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसी तरह आज भी वह ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा है। इस मामले में अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन और भारत के रिश्ते सुधरे हैं और शी जिनपिंग का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर होंगे। दोनों नेता मुलाकात करेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि चीन ने अभी तक किसी भी मुद्दे पर अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, और चाहे आर्थिक संघर्ष हो या सैन्य क्षमता, हर जगह उसने अमेरिका के लिए कड़ी चुनौती साबित की है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ चीन और भारत का एक साथ आना राष्ट्रपति ट्रंप को पीछे धकेल सकता है। चीनी राष्ट्रपति का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। चीन से पहले वह जापान जाएंगे। जापान और चीन के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और अगर भारत और चीन के रिश्तों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा चीन के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा में क्या खास है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक और विदेशी दौरे पर गए हैं। इस बार वह 2 दिन के लिए जापान की यात्रा करेंगे। उसके बाद वह चीन के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 15 तारीख को वह भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से होगी। प्रधानमंत्री मोदी जापान के मियागी भी जाएंगे, जहां वह अपने सहयोगी इशिबा के साथ एक बिजनेस डिनर में शामिल होंगे। दोनों नेता भारत और जापान के बीच विशेष सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, उद्यमिता और नवाचार के साथ साथ लोगों से लोगों के रिश्तों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी। बैठक में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्वाड के तहत सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए अहम है। जापान के बाद 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे, जहां वह एसईओ बैठक में हिस्सा लेंगे। गलवान घाटी में 2020 में हुए टकराव के बाद से भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब दौर में पहुंच गए थे। इसमें 5 साल बाद दोनों देश रिश्तों को सुधारने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं चीन और जापान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और भू राजनीतिक कारणों से विवाद है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पहले जापान और फिर चीन की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। और गुलशान न्यूज के अंत में हम देखेंगे कि मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान को क्या खबर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अब्दुल रहमान। आज के गुलशन न्यूज में बस इतना ही। इंडिया की प्रैक्टिकल खबर देखते रहिए।